Hello guys, welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. So let's discuss today's हम लोग यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 7 में हम लोगों का सिर्फ 2 ही पार्ट हो पाए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, जिसमें मैंने आपके साथ जो है 2001 मतलब 2023, 22, 2021, 20 इन सब के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ जो है प्रीवियस सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं। नाउ वी विल डिस्कस 2015 के जो है यहाँ पर आपको गिवन है वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, सेशन को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो क्रैक एडू नेट करके आप जो है इसमें सर्च जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मॉडलिटीज है टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके फीचर्स दे रखे। रिगोरियस डिसिप्लिन होता है जिसमें रिगोरियस तरह का डिसिप्लिन देखने को मिलता है। रिपीटेड एसोसिएशंस होती हैं जिसमें हम बार बार जो है क्या करते हैं, एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सिस्टमैटिक क्लियर प्रेजेंटेशन होता है। ऑप्टिमम यूज होता है फैकल्टीज का। फिर है इंस्टॉलिंग अ ब्रीफ सिस्टम इन द अदर्स माइंड and indoctrinating and installing a brief system in the minds and rate memorization of the facts. So here we have the answer is the one, जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले जो टीचिंग रहता है, टीचिंग इज हमारा क्या होता है कि हम क्रिटिकल फैकल्टीज ऑफ द लर्नर को ऑप्टिमम यूज करते हैं टीचिंग के दौरान। उसके बाद हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस करते हैं, दैट इज द सिस्टमैटिक एंड क्लियर प्रेजेंटेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लर्निंग करते हैं। जब हम कंडीशनिंग करते हैं तो हम कंडीशनिंग कैसे करते हैं, रिपीटेड एसोसिएशन। ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से जो है ट्रेनिंग होती है, प्लस इंडोक्ट्रिनेटिंग यानी कि इंस्टॉलिंग अ ब्रीफ सिस्टम इन द अदर्स माइंड के बीच में एक ब्रीफ सिस्टम डालना है। तो ये 2015 में आया था। ठीक है जी, अब आ जाओ, हाउ इज द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इस तरीके से जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होती है डिफरेंट होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल से। क्या इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग ग्रिप की वजह से आता है, या इन टर्म्स ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शंस की वजह से आता है, या ऑन द बेसिस ऑफ द कमांड ओवर द टीचिंग लर्निंग। मतलब जिस तरीके से हम कमांड रखते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के ऊपर, यानी कि आप सिंपल अगर देखेंगे तो ये फैक्ट्स के ऊपर अगर डिफरेंसेस पूछा गया है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शन के ऊपर जो है डिफरेंस पूछा गया कि हम जिस तरीके से इंटरेक्शन रखते हैं उस बेसिस पे डिफरेंस आता है, या इन टर्म्स ऑफ टीचर लर्नर इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिव अ स्टार क्वेश्चन। कि अगर हम रिफ्लेक्टिव, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग में रहता है चीजों को समझना, और रिफ्लेक्टिव होता है अपर लेवल हायर ऑर्डर की थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना। तो इसका क्लियर कट आंसर आता है येस बी, जहां पर हम इंटरेक्शंस भी जो है क्रिटिकल लेवल तक जाता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी क्रिटिकल लेवल पर जाता है। तो ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो है आ जाओ थर्ड पे, ये भी हमारे पेपर 3 2015 का क्वेश्चन है, जिसमें हमने कहा जो ड्यूरेशन था बीएड का, ठीक है, जो 2 सालों के लिए बढ़ाया गया था वो 2015 से 16। अगर आपको पता है 2014 से ये जो है एमएड का बढ़ाया गया था, वहीं 2015 में भी बढ़ाया गया था, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से। तो थोड़ा सा आप इसमें समझ सकते हो, इसका क्लियर आंसर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज जस्टिस वर्मा। तो ये याद रखिएगा कि जस्टिस वर्मा जो 2012 में, क्योंकि 2000 देखिए रिसेंट वाली ही तो आपको रिकमेंड करेगी ना, रिसेंट वाली, तो रिसेंट वाली कौन थी, जस्टिस वर्मा की थी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर यूनिट 7 का 2016 का पेपर है ये। उसमें आपको यहाँ कुछ लिस्ट दे रखे हैं, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे, जिसमें से आपको करेक्ट सेट बताना है, जिसमें कोड टू इंडिकेट योर आंसर्स इंडिकेट करता है। जैसे माइक्रो टीचिंग इज बेसिकली अ ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी है। क्या एक माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम इंस्ट्रक्शनल जो स्किल्स होती हैं उनको टीच करते हैं। ब्रांचिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं माइक्रो टीचिंग, ठीक है, ब्रांचिंग जो होती है फीडबैक टू द लर्नर इज इमीडिएट होते हैं ब्रांचिंग में, जहां पर लीनियर में स्लाइटली डिलेड रहते हैं फीडबैक्स। फ्लैंडर्स का जो इंटरेक्शन होता है एम्ड एट ऑब्जर्विंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पैटर्न्स ऑफ द टीचिंग बिहेवियर। नो डिफरेंस बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस एंड ओपन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द। क्या कोई भी डिस्टेंस नहीं, मतलब कि अगर हम डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं तो क्या जो कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग होती है, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, जो ओपन कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। जो CRT रेट होता है, यानी कि CRT है क्या रिलेट करती है कुछ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन से,
बेसिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ स्टार क्वेश्चन। बेसिक टीचिंग जो मॉडल है क्या वो रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है, बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड कंपोनेंट और अदर मॉडल्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीड करना। आई एम शेयरिंग द करेक्ट आंसर, दैट इज द फर्स्ट। तो आपको देखना यस, माइक्रो टीचिंग जो होता है वो एक ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी है। आपने हमेशा आपने देखा ही होगा जब बीएड की ट्रेनिंग होती है उस दौरान हमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज दिखाई जाती है कि कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है। देखिए उसके बाद आता है जो लीनियर होता है, उसमें फीडबैक का थोड़ा सा कम रोल प्ले होता है, तो यहाँ पे सेकेंडली रॉन्ग हो जाएगा। फ्लैंडर का इंटरेक्शन, जब हम फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन करते हैं उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन द कॉरेस, क्यों नहीं है यहाँ पे, इन दोनों तीनों चीजों के बीच में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है नहीं पाए जाते। फिर आता है क्राइटेरियन गेस, क्राइटेरियन डिफरेंस एक तरह का इंडिविजुअलाइज्ड होता है। उसके बाद है यहाँ पे सिक्स्थ, ये आता है बेसिक जो मॉडल है हमारा वो रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 चीजें सही हो गई हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेम इन लीनियर ब्रांचिंग एंड जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। अब आपको बताना है वो कौन से कंपोनेंट्स हैं। फीडबैक्स, रिस्पॉन्स मेड, प्रॉम्प्टेड आंसर। दैट मीन्स कि मतलब तीनों ही जो है हमारे इसमें फ्रेम्स में, तीनों ही फ्रेम्स में क्या होता है, नो रिस्पॉन्स आस्क्ड फॉर। देखिए रिस्पॉन्स नहीं पूछा जाता या इंफॉर्मेशन दी जाती है, रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक भी डिलीवर किया जाता है, एंड पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद हेल्ड होती है, एंड रिस्पॉन्सेज आस्क्ड फॉर नो फीडबैक्स। तो इन तीनों ही चीज़ों में आपको बताना है सीक्वेंस में, एंड ऑल्टरनेटिव्स गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यस। यहाँ पर क्या होता है, देखिए तीनों ही चीज़ें कि इंफॉर्मेशन गिवन, इंफॉर्मेशन दी जाती है, लीनियर में रिस्पॉन्सेज होते हैं और कंप्यूटर में फीडबैक्स डिलीवर्ड होते हैं, ठीक है जी। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो नो रिस्पॉन्सेज आस्क्ड फॉर, ये वाला ऑप्शंस में नहीं आता है, या नो फीडबैक ये वाला कोई नहीं है। प्रॉम्प्टेड आंसर्स जो है तीनों में नहीं होते हैं। When teaching is done, जब टीचिंग की जाती है to achieve the synthesis level of the cognition, अब आपको ये बताना है कि कौन से लेवल पे हम सिंथेसिस लेवल तक पहुंच जाते हैं। कौन सा लेवल है वो, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एप्लीकेशन लेवल है, या रिफ्लेक्टिव या थिंकिंग लेवल। यस, सो द लेवल इज डी, रिफ्लेक्टिव। सिंथेसिस लेवल तक पहुंच जाते हैं। मेमोरी इज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है, यहाँ पे चीजों को समझा जाता है, अप्लाई किया जाता है, लेकिन जब हम सिंथेसिस लेवल तक पहुंचते हैं वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 7th स्टेज ऑफ सिस्टम, जब हम एक सिस्टम अप्रोच की 7th स्टेज पे जो कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, उस पे हमारा जो है कौन सा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इंक्लूड होता है। फर्स्ट डेवलपमेंटल या ओरल, फाइनल या ओरल, डेवलपमेंटल या फाइनल, ओरल एंड प्रैक्टिकल। तो आपको इस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में बताना है। करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका आएगा ये डेवलपमेंटल, और उसका फाइनल टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होता है। इस तरह का 7th स्टेज ऑफ सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में डेवलपमेंटल टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होता है जो कि फाइनल होता है। क्लियर। डिक एंड कैरी मॉडल है यहाँ पे, जहां पर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में 9 स्टेजेस आती हैं। उस स्टेज में इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन भी होता है, नॉर्म रेफरेंस। तो इसमें से जो नहीं है दैट इज द फॉर्मेट। जस्ट अ सेकंड। डिक एंड कैरी मॉडल, यस, डिक एंड कैरी मॉडल में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या इंस्ट्रक्शनल गोल्स क्या हैं, कि हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनके गोल्स क्या हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं उसके परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे।
उसके 3 स्टेप्स में आता है परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, प्लस उसको कंडक्ट कैसे करना है, क्या कंडक्ट करना है हमें इंस्ट्रक्शनल की एनालिसिस को। जब हमने यहाँ पे गोल्स डिसाइड कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे या तो एनालिसिस करते हैं या उसके परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और हम एनालाइज करते हैं लर्नर को। उसके बाद जाकर हमारा जो स्टेप चालू होता है वो होता है परफॉर्मेंस। राइट करने के बाद हम लोग करते हैं असेसमेंट को, कि किस तरीके से असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाएगा। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजीज, कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्ले की जाएंगी। फॉर्मेटिव एंड समेटिव होता है, डी वाला आएगा इसमें ऑप्शन, नॉर्म रेफरेंस्ड नहीं होता। नॉर्म रेफरेंस नहीं होता। क्राइटेरियन भी होता है, क्राइटेरियन इनके थर्ड स्टेप में आता है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद जो हम लोग स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं, दैट इज दी CRT डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ नॉर्म रेफरेंस नहीं आता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग हैज एमर्ज। माइक्रो टीचिंग जो हम यूज करते हैं वो किस तरह के जो है इज्म पे बिलीव करती है, बिहेवियरिज्म पे, स्ट्रक्चरलिज्म पे, पर्पोसिव पे या फंक्शनलिज्म पे। yes that they believes in the behaviorism. नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शनल जो डिजाइंस हैं, दैट इन्वॉल्व 4 और 5 एक्सपर्ट्स होते हैं सिटिंग टुगेदर ऑन द उस पे एंड एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स ऑन द सब थीम ऑफ द टॉपिक। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में जब 2 से ज़्यादा लोग बैठते हैं और उसके टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिस्कशन, सेमिनार, पैनल या वर्कशॉप्स, दैट विल बी कॉल्ड पैनल डिस्कशन। सिस्टम अप्रोच है, क्या किस तरह की होती है, एनालिटिकल थिंकिंग, सिंथेटिक या बोथ या होलिस्टिक, तो दैट विल बी होलिस्टिक अप्रोच होती है। यहाँ पे टीचिंग प्राइमरी, ये जो है MH सेट का है, ये MH सेट के हैं, ठीक है, यूनिट 7 में MH सेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। MH सेट इज द महाराष्ट्र सेट। टीचिंग प्री प्राइमरी जो चिल्ड्रन है उनको अगर हम श्लोक सिखाते हैं तो हम किस लेवल पे बच्चों की टीचिंग को कर रहे हैं। श्लोक सिखाना, जैसे कोई श्लोक है वो बच्चा एज इट इज लर्न करता है, तो क्या वो अंडरस्टैंडिंग पे है, मेमोरी पे है, रिफ्लेक्टिव पे है या एप्लीकेशन पे है। बहुत सीधा आंसर है, दैट विल बी कॉल्ड मेमोरी, क्योंकि हम उनको मेमोराइज करा रहे हैं। श्लोक्स जो हैं वो हम बच्चों को मेमोराइज करा रहे हैं, तो वो मेमोरी लेवल पर है। नाउ द एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, जहाँ पे इज एट द टॉप पोजीशन पे क्या होता है, जो डेल ने अपना कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया है। चलिए मैं आपके यहाँ उन्होंने बहुत ही यस यहाँ उन्होंने बोला है लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर टॉप पे इन्होंने रखा है रीड, हेयर, व्यू, इमेजेस, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई चीज लिस्ट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जिसमें 10% ही वो याद रख पाते हैं इन एक्टिविटीज को, और जिसमें वो 20% ही जो है व्हाट दे हेयर, 20% ही जो सुन पा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हैं, और 30% जो है वो जो देखते हैं उसको याद कर पाते हैं। तो ये हो गया रीड, हेयर एंड व्यू इमेजेस। उसके बाद आता है वॉच वीडियोस। वीडियोस से भी बच्चे जो है काफी हद तक दिमाग में चीजों को रख पाते हैं, या कोई एग्जीबिशन अटेंड, एग्जिबिट्स, बाहर जाके कोई सी चीज को देखना या डेमोन्स्ट्रेशन देखना, वॉच डेमोन्स्ट्रेशन। अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो उसका 50% तक वो बच्चे जो हैं वो स्टोर कर पाते हैं इन सभी चीजों से।
कि क्या उन्होंने कोई वीडियो देखी है, कोई एग्जीबिशन या कोई एग्जिबिट करके देखा है, खुद करके देखा है, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, अटेंड किया है, इन सब चीज़ों से 50% तक बच्चों के दिमाग में रहता है, जिसको वो अप्लाई भी कर सकता है, जिसमें उसने प्रैक्टिस भी किया है, राइट। तो यहाँ वो लर्निंग एक्टिविटीज हैं और यहाँ पर उस लर्निंग के आउटकम्स हैं। आउटकम्स मतलब जब रीड, हेयर और इमेज को व्यू करता है तो वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर उसने कोई वीडियोस देखी हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वॉच किया है, तो उसको वो प्रैक्टिकल करके भी देख सकता है। इससे अच्छी आती है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, अगर वो खुद करके देख रहा है किसी भी चीज़ को, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स जो वो अटेंड कर रहा है, ठीक है, उससे बहुत अच्छे से सीखता है। या डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स होते हैं, डिजाइन कोलैबोरेटिव, इससे वो 70% तक अपने दिमाग में चीज़ों को स्टोर कर सकता है। 70 इन दोनों ही, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से और कोलैबोरेशन से। 90% तक के चांसेस होता है स्टिमुलेशन से, कोई स्टिमुलेशन है, कोई मॉडल मेकिंग है, या कोई उसने एक्सपीरियंस किया है किसी लेसन को, वो चीज़। एंड डू द रियल थिंग्स, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसमें चांसेस आते हैं वो आते हैं डू द रियल थिंग्स, मतलब उस चीज़ को उसने खुद परफॉर्म किया अपने अंदर। तो इसके बाद इस चीज़ों में एनालाइज करना वो सीख जाता है, डिफाइन करना सीख जाता है, इवेलुएट करना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। और ऑन द टॉप पोजीशन पे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस तो नहीं लिया, स्टिल पिक्चर्स या मोशन पिक्चर्स भी नहीं, वर्बल या स्टिल पिक्चर्स। अगर हम यहाँ वर्बल की बात करें तो यहाँ पे वो हेयर की बात होगी ना, क्योंकि वर्बल, जब उसने वर्बली किसी ने बोला है तो वो हेयर में आ गया, तो यहाँ पे हम ए को लेते हैं, ठीक है। तो डेल के टॉप पोजीशन पे क्या आता है, वर्बल रिस्पॉन्सेज, जिसमें जो है 10 to 30% तक ही जो है रिस्पॉन्सेज की एक्टिविटीज रहती है। तो ये था कोन ऑफ एक्सपीरियंस। चलो नेक्स्ट करते हैं। टीचर वांट्स टू असेस करना चाहता है हिज स्टूडेंट्स का ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स को, और रिमार्क्स करना चाहता है अबाउट देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। तो इस तरह आपको क्या कहते हैं, टीचर को शुड रेट ईच प्रेजेंटेशन होलिस्टिकली यूजिंग द न्यूमेरिकल स्केल। एक टीचर वांट्स टू असेस हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट का एक ओरल प्रेजेंटेशन बच्चे ने दिया होगा, उस स्किल को मार्क करना चाहता है, उसमें जो है स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, तो वो होलिस्टिकली करे, या ईच प्रेजेंटेशन को चेकलिस्ट बना के क्राइटेरिया वाइज जो है चेक करे, या रैंक ऑर्डर द प्रेजेंटेशन फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट इफेक्टिव, कितना उसने नहीं पहले था फिर उस पर लीस्ट इफेक्टिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मेक अ स्टूडेंट्स टू राइट क्रिटिक्स ऑफ देयर ओन प्रेजेंटेशन, मतलब क्रिटिक्स जो है उनके प्रेजेंटेशन के ऊपर क्रिटिक्स प्रेजेंट करे। तो सब करेक्ट आंसर रहेगा यस बी, जहां पर वो क्राइटेरिया का कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसकी एक चेकलिस्ट तैयार करे। क्या सारी ही चेकलिस्ट में जो है क्या क्या वीकनेसेस, पहले वीकनेसेस के स्ट्रेंथ के पॉइंट्स लिखे, फिर वीकनेसेस के, और फिर एक चेकलिस्ट पे टिक करे। तो ये दैट इज द बेटर वे टू असेस द चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एमएच सेट में ही आया है, ये ईयर तो नहीं है गिवन। चलिए रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी बोला है, रिवाइज्ड 95 एंड 2000 आई थिंक, जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी दो हजार एक, जो 1956 में था, सॉरी 1956 से 2001 इसमें रिवाइज हुई थी। तो उसमें आपको ये बताना है वॉज न्यूली एडेड, इसमें से कौन सी न्यूली एडेड की गई थी। तो यहाँ पर जो 1956 में थी और जो 2001 में थी, कौन सी न्यूली। तो सबसे पहले ये बात थी कि पहले नाउन के बेसिस पे जो है जज होता था, फिर वर्ब के बेसिस पे, प्लस इसमें 2 लेवल स्वैप हुए थे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो लेवल था वो था नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नॉलेज ली, हमें दी, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करके देखा, उसको डिस्क्राइब किया, उसको अप्लाई करके देखा, फिर एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ ठीक है, फिर और उसका सिंथेसिस किया। तो एनालिसिस सबसे पहले होता है,
देन उसके बाद सिंथेसिस होता है एंड देन इवैल्यूएशन। तो जो ये स्वाइप हो गई थी यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आया था रिमेंबर करना, चीज़ों को याद करना, उसके बाद अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करके देखना, एनालिसिस करना, उसके बाद एनालिसिस के बाद यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड देन क्रिएट था। तो जो न्यूली एडेड थी दैट वाज मेटाकॉग्निटिव, तो एड ऑन ही नहीं था, प्रोसीजरल, कॉन्सेप्चुअल, ओके, नॉलेज वाज न्यूली एडेड, मेटाकॉग्निटिव। Now, rubrics क्या है? Rubrics was always contained the performance rating, norms, criteria, performance rating, performance description. परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, क्राइटेरिया, नॉर्म्स एंड इंडिकेटर्स। बहुत ही क्लोज इसमें ऑप्शंस हैं रूब्रिक्स के लेके, लेकिन इसमें ध्यान रखना सबसे मेन बात आती है कि जब हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं तो उस जैसे हमने डिसाइड किया तो उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर होता है, ठीक है। Recognizing the own abilities, limitations, values, and developing the realistic aspiration is the example of Krathwohl affective domain of learning. Krathwohl ने जो दिया था that is the Krathwohl इसमें है अफेक्टिव, जो कि हमारे इमोशंस या वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो जब हम जब किसी को देखते हैं तो हम उनको पहले हमने उनकी रिसीव किया कि हमें क्या क्या चीज़ें, हमें कौन सी चीज़ हमें इम्प्रेस किया, हमने वो रिसीव किया एंड रिसीव करने के बाद हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग, रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद उसको वैल्यू किया, वैल्यू मतलब इमिटेट करके देखा या उसको जो है इनिशिएट करके देखा कि हाँ, देन हमने उसको अपने अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज किया। तो वैल्यू आता है, देन ऑर्गेनाइजिंग आता है, वैल्यू एंड देन ऑर्गेनाइजिंग, एंड देन उसके बाद आता है कैरेक्टराइज, मतलब हमने उसको अपने कैरेक्टर में बना लिया। तो आपको यहाँ बताना है कि जब हम रिकॉग्नाइजिंग दी ओन एबिलिटीज, लिमिटेशंस, वैल्यूज एंड डेवलप कर लेते हैं एक रियलिस्टिक एस्पिरेशन को, जब हम लोग बना लेते हैं तो वो कौन से लेवल का होता है? दैट वुड बी यस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम अपने उसको रियल वैल्यूज या रियल कैरेक्टर में फॉर्म कर लेते हैं किसी भी चीज को, तो वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। तो दैट इज द अपर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइज करना उसको, एंड देन कैरेक्टराइजिंग। नाउ द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ट्राइज टू, ओके ये है ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी, ठीक है। उसके बाद द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ट्राइज टू अडॉप्ट दी अप्रोच। जब हम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसमें हम इनपुट जो है या प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, तीनों में से कौन सी जो है अप्रोच ट्राई करते हैं? दैट वुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडीज टू बी रिटन बाय द रिसर्चर, दैट वुड बी द आंसर ऑफ प्रपोजल स्टेज। प्रपोजल स्टेज होती है वो। ए कैन ऑल्सो, यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि हमें सेल्फ इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्शन और पीयर रिव्यू में हेल्प करता है? क्या कोई डायरी है या स्कोरिंग रूब्रिक्स होते हैं, क्वेश्चनर होते हैं या रिफ्लेक्टिव जर्नल? तो दैट यस, सो एक तरह का स्कोरिंग रूब्रिक होता है जो हमें सेल्फ इवैल्यूएशन में, क्राइटेरिया में, पीयर के रिव्यू में हेल्प करता है। इसका आंसर हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्टिव जर्नल भी इसका आंसर, इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगी इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर रिफ्लेक्टिव जर्नल भी, उसको क्योंकि आपके पीयर रिव्यू में भी हेल्प करता है, रिफ्लेक्शन में भी हेल्प करता है, तो वो रिफ्लेक्टिव जर्नल भी हो सकता है। द एम ऑफ स्कोरिंग द रूब्रिक्स, रूब्रिक को स्कोर करने का मकसद क्या होता है? क्या हम लर्निंग को असिस्ट कर रहे हैं या टीचिंग को, या हम स्टूडेंट के इंटरेस्ट को? तो जब भी हम रूब्रिक्स बनाते हैं या एक्यूरेट या फेयर असेसमेंट करना चाहते हैं तो ये दैट इज द यस, हम एक एक्यूरेट, जब हम एक
क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि इस क्राइटेरियाज के बेसिस पे असेसमेंट होगा। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक फेयर जजमेंट करना चाहते हैं, है ना, हम एक फेयर आंसर कर निकालना चाहते हैं। द आर्ट एंड पेडागोजी ऑफ एजुकेटिंग द, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पेडागोजी यूज करते हैं। आंसर इज ए। व्हेन एजुकेटर्स थॉटफुली एक्सपेरिमेंट और अप्लाई करता है न्यू और डिफरेंट पेडागोजीज को, टेक्नोलॉजीज को या कोर्स के डिजाइंस को, असेसमेंट्स को, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या ये कोई लर्नर सेंटर्ड है या टेक्नोलॉजी टीचर सेंटर्ड है, टेक्नोलॉजी सेंटर्ड है या इनोवेशन? ये ऑफ कोर्स जब हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हम अपनी टीचिंग और लर्निंग में कुछ इनोवेशंस ट्राई कर रहे हैं। नाउ who insisted the accumulated wisdoms जो है फॉर टीचर के लिए लेके आए थे शुलमैन, राइट। Which of the following is the introspective level of teaching? कौन सी है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल? तो वो लेवल कहलाता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जब बच्चा रिफ्लेक्शन करता है अपनी ही स्टडी को, अपनी ही पढ़ाई हुई चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके देखता है कितना वो सक्सेसफुली है, तो वो इंट्रोस्पेक्शन लेवल होता है। Dash seeks to answer questions about the purpose of education, societal and personal objectives that is designed to attain, methods for attaining them, tools for measuring their success or failure। तो ये किस तरह दौरान होता है, जब हम पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं पॉलिसीज का। तो अगर हम देखें कि डैश सीक्स टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट, ये बनाया जाता है किसी तरह के आंसर को ढूंढने के लिए, जहां पर हमें हमारी एजुकेशन का पर्पस मिल सके, सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, मतलब इन तीनों चीज़ों के पर्पस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलते हैं और उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो द आंसर यस, पॉलिसीज का एनालिसिस होता है, ठीक है, एनालिसिस होता है, मॉडल्स। नाउ द लास्ट वन इज, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन क्या है? इंटरवेंशन मॉडल होता है, टीम टीचिंग मॉडल है, सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल है, नॉन अकेडमिक मॉडल है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू डेवलप द सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स के लिए कौन सा मेन स्ट्रीम यूज होता है? ठीक है, मॉडल जो है आपके साइकोमोटर डोमेन के लिए कौन सा होता है, जब आपको जो है साइकोलॉजी में डेवलपमेंट होती है, ये आई थिंक इंटरवेंशन मॉडल होगा। ट्रांजिशन किया जाता है स्टूडेंट्स का विद डिसेबिलिटी इनटू जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड रेगुलर टीचर्स को वर्क टुगेदर। तो ये तो इसमें हो गया, और कौन सा बचा? नॉन अकेडमिक, ये इसमें आएगा, सॉरी ये आएगा इसमें। और जो इंटरवेंशन मॉडल होता है दैट इज द ट्रांजिशन। तो हम ट्रांजिशन थर्ड हो गया, टीम टीचिंग जब फोर्थ हो गया, सोशल मेन स्ट्रीमिंग दैट वुड बी द वन, जब सोसाइटीज की चीज़ें सिखाई जाती है और साइकोमोटर चीज़ों पे डेवलपमेंट करता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये रहा 3142, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।